माँ बनना हर औरत का सपना होता है, लेकिन कई बार ये सपना अधूरा रह जाता है, या कहेंगे कि अधूरा रह जाता था। कुछ नहीं कर पाते थे, लेकिन अब भगवान के रूप में आ गए हैं डॉक्टर और लेके आए हैं एक आविष्कार, एक वरदान, जिसको हम कहते हैं IVF। जी हाँ, ये IVF एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिससे आप जो माँ बनने का एक बेशकीमती तोहफा है वो अपने आप को और अपने परिवार को दे सकते हैं। लेकिन IVF से जुड़ी कई धारणाएं हैं जिनको हम आज तक डीकोड यानी कि समझ ही नहीं पाए हैं। इसीलिए आज हमारे साथ हैं IVF फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर रजनी बंसल। डॉक्टर रजनी, सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा है, IVF एक वरदान बन के आया है। जैसे कि भगवान ने बोला हो कि अगर मैं कुछ नहीं कर सकता तो ये लो एक ऐसा नुस्खा, एक ऐसा ट्रीटमेंट जिससे हर औरत को वो खुशी मिल सकती है कि वो माँ बन सकती है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल सही बात है। अभी आप देखिए, टेक्नोलॉजी वाइज हम इतने एडवांस कर चुके हैं, हार्ट पेशेंट्स में हार्ट रिप्लेसमेंट्स हो रही हैं। तो IVF भी एक वैसा ही ट्रीटमेंट है। जिन लोगों को नेचुरली कंसीविंग नहीं हो रही है, अब वो भी अपना बच्चा लेने का सुख पा सकते हैं, एज यू राइटली सेड, विद द हेल्प ऑफ IVF। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। लेकिन IVF से ना जुड़ी 3-4 ऐसी चीज़ें हैं जो एक आम इंसान को IVF के ट्रीटमेंट से अभी भी दूर ले जाती हैं। सबसे पहले तो चाहे आप एजुकेटेड हो, चाहे आप लेसर एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड हो, IVF को लेकर अभी भी एक सोशल टैबू है। ओह, हमारा IVF से बच्चा हुआ है लेकिन हम किसी को बताएंगे नहीं, या आप किसी को बताना मत। ऐसा क्यों? इज IVF चाइल्ड नॉट योर बायोलॉजिकल चाइल्ड? देखिए, ये जो आपने बात कही है ना, इनफैक्ट आई वुड से जितना IVF के थ्रू जाना चैलेंजिंग है पेशेंट के लिए, उतना ही चैलेंजिंग है कि इसको एक सीक्रेट रखना है। एंड इसका एक बहुत साफ सा रीज़न है, द फियर ऑफ सोशल जजमेंट। बच्चा अच्छा IVF से हुआ है, प्रॉब्लम किस में थी? हस्बैंड में थी, तुम में थी। अच्छा, अपना तो है, डोनर तो नहीं लिया है। तो उन क्वेश्चंस को अवॉइड करने के लिए ही पेशेंट वांट्स टू कीप इट अ सीक्रेट। बाकी अभी देखिए, IVF में ना हम इतना एडवांस हो चुके हैं कि हैविंग अ बायोलॉजिकल चाइल्ड, मतलब अपने ही एग और अपने ही स्पर्म से बच्चा करना, इज़ वेरी मच पॉसिबल। टिल 50 years अगर आपके एग्स और स्पर्म्स हैं तो यू कैन हैव योर ओन बायोलॉजिकल चाइल्ड। टिल 50 years। तो इसमें 2 क्वेश्चंस और आते हैं। पहली बात तो हाँ, कि अप टू व्हाट एज कैन वी हैव अ सेफ एंड साउंड, द चाइल्ड ऑल्सो शुड बी साउंड एंड सेफ फॉर द मदर एज वेल टू हैव अ चाइल्ड थ्रू IVF? देखिए, इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग अ फीमेल अप टू 50 years ऑफ एज एंड अ मेल अप टू 55 years ऑफ एज वो सेफली अपना IVF करवा सकते हैं। येस, हम उनके पहले कुछ मेडिकल टेस्ट करवा कर ज़रूर चलते हैं, जैसे हार्ट चेकअप रहता है, हेल्थ चेकअप रहता है, एंड उसके बाद अगर उसमें हमें क्लियरेंस मिलती है तो वी कैन अंडरगो IVF। तो आपने बोला इंडियन लॉ के अकॉर्डिंगली, सो यहाँ पर ऑफ कोर्स गिविंग ड्यू रिस्पेक्ट टू आवर लॉ, बट ये लॉ ने जो अगर लॉ है तो क्यों है कि आफ्टर 50 क्यों नहीं कर सकते? देखिए, बिकॉज ना हेल्थ कंडीशंस आफ्टर 50 years बहुत Deteriorate डिटीरियोरेट कर जाती हैं, एंड कैरिंग अ बेबी आपकी बॉडी में बहुत चेंजेस लाता है। योर बॉडी डजंट रिमेन द सेम। तो उसको मद्देनजर रखते हुए ये एज 50 years फॉर फीमेल सेट की गई है। इसीलिए वो एज मेल्स के लिए ज़्यादा है, बिकॉज दे डोंट हैव टू कैरी अ बेबी। Yes. Okay. Now moving on to the second question of the same is कि अब यहाँ पे हम बोलते हैं कि एग, अगर आपने बेबी नहीं प्लान करना तो आप एग्स फ्रीज करा लीजिए। वो कौन सी एज तक होता है? देखिए, एग फ्रीजिंग आई वुड लाइक टू से टू ऑल द गर्ल्स आउट देयर इज़ अ वंडरफुल ऑप्शन। क्या है ना कि अभी हम बड़ा करियर ओरिएंटेड चलते हैं। एग फ्रीजिंग की कोई पर्टिकुलर एज नहीं होती है, बट हाँ, एग डिटीरियोरेशन आफ्टर 30 years स्टार्ट हो जाता है। तो इफ़ यू आस्क मी बेस्ट एज टू गेट एग्स फ्रोजन, तो इट इज़ बिफोर 30। एंड अगर आप मैरिज प्लान नहीं कर रहे हैं, या अगर आप मैरिड भी हैं बट यू आर नॉट प्लानिंग अ बेबी एंड यू आर अप्रोचिंग 35, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि हमें एग फ्रीजिंग के बारे में सोचना चाहिए। होता क्या है ना, व्हेन यू हैव योर एग्स फ्रोजन, तो जो आपकी एग्स की एज है वो उसी एज पे फ्रीज हो चुके हैं। द DNA एट्रीजन विच अकर्स विद एज वो खत्म हो जाता है। तो यू कैन प्लान द प्रेगनेंसी एट एज ऑफ 40, एट एज ऑफ 45, बट आपके एग्स जिस एज पे आपने एग्स फ्रीज किए हैं उसके होंगे।
और जब भी एग्स आपने यू वांट टू यूटिलाइज योर एग्स सो इट यू हैव टू इंजेक्ट इट इन योर ओन बॉडी लाइक अ लेमैन आई एम आस्किंग Yeah. राइट एंड इज इट सेफ? एग्स को डायरेक्टली इंजेक्ट नहीं किया जाता है, यू हैव टू अंडरगो प्रॉपर आईवीएफ आफ्टर दैट। आईवीएफ में क्या है, आपने एग्स फ्रोजन किए हैं, देन वी विल ऑब्टेन हस्बैंड का सीमेन सैंपल, फॉर्म द एम्ब्रियो आउटसाइड द बॉडी एंड देन इम्प्लांट द एम्ब्रियो इनटू यू। सो सी सबसे बड़ी जो धारणा है, जो मिथ है, इट इज़ योर बायोलॉजिकल चाइल्ड, बिल्कुल। राइट? इट इज़ नॉट कि सेरोगेसी हो रहा है, या फिर आई थिंक ये बहुत बड़ा एक मिथ रहता है कि आपका अपना बच्चा है या नहीं, अगर आईवीएफ से किया है या नहीं। अब डॉक्टर रजनी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और मैं चाहूँगी कि आप मुझे बड़ा ऑनेस्टली इसका आंसर दें और डायरेक्टली आंसर दें, कितना पेनफुल है आईवीएफ ट्रीटमेंट? देखिए आईवीएफ प्रोसेस ना आज की डेट में बिल्कुल पेनफुल नहीं है। ये बोला जाता है आईवीएफ तो आप सोच भी नहीं सकते कि देखिए- लेडी का क्या हाल होता है, इज दैट ट्रू? देखिए Or was it true? वी हैव एडवांस्ड वेरी मच इनटू आईवीएफ। पहले प्रोटोकॉल्स जो थे ना, यू हैव टू टेक 12 इंजेक्शंस बिफोर एग पिकअप, आफ्टर ट्रांसफर भी यू आर पुट ऑन मल्टीपल इंजेक्शंस, तो उसके कारण बड़ा पेनफुल रहता था। बट अभी क्या है ना, प्रोटोकॉल्स हैव चेंज्ड अ लॉट, निडल लेस इंजेक्शंस आ गए हैं। ठीक है, विद निडललेस इंजेक्शंस आपको, आप लगा लो जो 12 डेज के इंजेक्शंस मिलने थे, दे आर गोइंग डायरेक्टली इनटू योर बॉडी विदाउट अ निडल, तो निडल्स का पेन खत्म। जो एग पिकअप हम करते हैं वो अंडर एनेस्थीसिया होता है, तो उसका कोई पेन नहीं है। Alright. आफ्टर ट्रांसफर अभी ऐसे प्रोटोकॉल्स आ गए हैं, वी कॉल इट मॉडिफाइड नेचुरल प्रोटोकॉल, हमारी मेडिकल लैंग्वेज में आप पूछें तो, उनमें यू हैव टू टेक ओनली 2-3 टैबलेट्स पर डे, और वो भी जब तक Alright. बेबी में हार्ट बीट नहीं आती है, दैट इज फॉर 1 That and a is half. very encouraging. That is because I think IVF almost became synonym to a lady going through harrowing experience because it comes with a lot of pain for her. देखिए अभी भी ना कई जगह पे बड़ी माल प्रैक्टिस चल रही है। माल प्रैक्टिस इन द फॉर्म आई वुड से कि पेशेंट को अननेसेसरी बेड रेस्ट बोला जाता है, बट अभी हमारे पास आप देखो बहुत सारा क्लिनिकल डाटा आ चुका है जिसके अकॉर्डिंग अगर फीमेल बेड रेस्ट पे जाती है आफ्टर एम्ब्रियो ट्रांसफर, तो उससे रिजल्ट्स कम होते हैं ना कि बढ़ते हैं। सो यू हैव टू रिज्यूम योर नॉर्मल एक्टिविटी। एक बार आप प्रेग्नेंट है, इट डज नॉट मैटर वेदर यू हैव कंसीव्ड विद आईवीएफ और यू हैव कंसीव्ड नॉर्मली, आपकी बेबी को आपको वैसे ही ट्रीट करना है। देयर इज नो डिफरेंस अनटिल अनलेस आपको कोई मेडिकल कंडीशन और नहीं है साथ में। यहाँ पे दो सवाल मेरे जहन में आए हैं, आपने जो अभी जवाब दिया है। पहला कि मैं ना एक्चुअली मैंने क्वेश्चन सोचे नहीं होते, आई वॉन्ट टू ऑलवेज फ्लो एंड आई ऑलवेज आस्क लाइक अ पेशेंट, तो मैं भूलना जैसे से मैं दोनों सवाल आपसे अभी पूछ लेती हूँ। सो माई फर्स्ट क्वेश्चन आउट ऑफ व्हाट यू सेड इज मैल प्रैक्टिस। तो हम कैसे एक अच्छा आईवीएफ स्पेशलिस्ट चूज़ करें, क्योंकि कितनी बार ये हुआ है कि यू नो इट हैज़ बिकम अ मनी मिंटिंग थिंग, और जो पेशेंट्स थे दे वो ड्यूब्ड ऑफ देयर मनी, कई बेचारे पुअर पेशेंट्स थे, वो ना इधर के ना उधर के। और दूसरा जो मेरा सवाल है, हाउ सक्सेसफुल इज़ द आईवीएफ और व्हाट आर द पैरामीटर्स, जैसे आपका जो सक्सेस है वो डिफाइन होता है। जैसे क्या आपको पता लग जाता है कि जो ये पेशेंट आ रहा है अब इनका आईवीएफ सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा? देखिए आईवीएफ सक्सेस बड़ा वेरी करता है और इसका मेन फैक्टर डिपेंड करता है। अगर आप मुझसे पूछो तो मेन फैक्टर दैट इज एज ऑफ द पेशेंट। ओह, इफ योर एज इज लेस देन 35 तो यू Chances are bright. या चांसेस आर लाइक 80% to 90%। Oh. बट जैसे जैसे एज इंक्रीज करती रहती है तो आपका सक्सेस रेट ड्रॉप करता है। सेकेंडली देयर आर फैक्टर्स लाइक आपका AMH कैसा है, आपके व्हाट हस्बैंड इज AMH? AMH इज अ ब्लड टेस्ट जो ये डिफाइन करता है कि आपकी बॉडी में एक क्वालिटी कैसी है। Okay. सो आई थिंक किसी भी फीमेल को जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, द फर्स्ट थिंग दे शुड गेट टेस्टेड फॉर देमसेल्व्स इज द AMH। ओके, उससे आपको ये पता चल जाता है कि हाउ मच विंडो डू यू हैव इन हैंड टू गेट प्रेग्नेंट। और AMH के क्या पैरामीटर्स होते हैं जो आपको लगता है कि चांसेस आर हाई? देखो इट इज़ अ नॉर्मल ब्लड टेस्ट, तो इसकी नॉर्मल रेंज होती है लाइक फॉर मोस्ट ऑफ द लैब्स इट इज़ बिटवीन 2.5 to 4। अगर आप उस नॉर्मल वैल्यू में फॉल कर रहे हैं तो यू दैट You मीन्स can. हाँ, एंड आई गेस इट शुड बी अक्यूमुलेटेड एज अ ईयरली टेस्ट फॉर फीमेल्स। ओके, और अगर आप उससे बियॉन्ड है, नहीं कर पा रहे, तो क्या ट्राई करना चाहिए? देखो उसके लिए फिर देयर आर सप्लीमेंट्स, एंड इसका मतलब ये है आपको विंडो पता चलती है कि हाउ मच टाइम डू यू हैव टू गेट प्रेगनेंसी, हाउ लॉन्ग कैन यू वेट बिफोर गेटिंग प्रेग्नेंट। सो दिस इज डन ऑन द फीमेल और ऑन बोथ? नो तो फिर मेन का कैसे? इट इज अ सिंपल टेस्ट, इट इज सीमेन एनालिसिस टेस्ट। ओके,
एंड व्हाट इज द रेंज ओवर देयर, उनका क्या रेंज? उसमें हम काउंट देखते हैं, Count बेसिकली देखते वी हैं, हैव टू semen सी count. द काउंट, द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म एंड द मॉर्फोलॉजी ऑफ स्पर्म. एंड द थिंग इज, जो मेल पैरामीटर्स हैं उनको हम थोड़ा ड्रग्स से, मेडिसिन से मॉडिफाई कर सकते हैं अगर यू हैव प्रॉब्लम विद दैट. All right. And now coming to the next question is how to choose a good IVF center, a specialist or a doctor? देखिए ये ना बड़ा सब्जेक्टिव सा मैटर हो जाता है. मुझे लगता है सबसे पहले तो टू पेशेंट्स आउट देयर आपको पता होना चाहिए कि आपके डॉक्टर की क्वालिफिकेशन क्या है, वेदर दे आर एक्चुअली अ फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट. इफ़ दे एंड आई गेस अगर आप एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं तो आप अपने पेशेंट का जस्टिफाइड ट्रीटमेंट ही करेंगे. एंड बाकी रहता है फ्रॉम द पेशेंट रिव्यूज़. Correct, yeah. And now a question पूछूंगी ज़रूर. देखिए जैसे IVF के साथ पहले एक टैग जुड़ा हुआ था, पेनफुल फॉर अ वुमन और फॉर द मदर हु इज़ ट्राइंग टू कंसीव, और दूसरी चीज़ आती है द एक्सपेंस. तो ये कितना एक्सपेंसिव होता है, क्या एक कॉमन मैन ईजिली अफोर्ड कर सकता है, और या फिर अगर कोई गरीब आदमी है, समवन हु कैन नॉट अफोर्ड एट ऑल, तो वो उनको कुछ सरकार से कुछ मिलता है IVF के लिए, कैन दे अप्लाई? सरकार नहीं चाहेगी कि जनगणना बढ़े, तो IVF में पेशेंट्स के लिए सरकार की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है एज सच. इनफैक्ट बहुत कम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर IVF हो रहा है. और वहाँ पर इज देयर एनी डिस्काउंट और इज देखिए देयर गवर्नमेंट एनीथिंग? हॉस्पिटल्स में तो कम रहता है एक्सपेंस कि गरीब लोग अवेल कर सकते हैं, बट द नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स वी हैव फॉर दैट आर वेरी लेस पैन इंडिया इफ आई टॉक अबाउट. सेकेंडली एक्सपेंसेस की बात करें तो या थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट ऐसा नहीं है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते. लाइक मोस्टली पेशेंट का 1.5 to 2 lakhs में कवर हो जाता है अनटिल अनलेस अगेन उनको कोई और मेडिकल कंडीशन साथ में हो. ऑल राइट. अब एक और डायरेक्ट क्वेश्चन है जो आई थिंक जो IVF से कंसीव करते हैं बेबी होने के बाद, और ऑफ कोर्स पहले तो दिमाग में रहता ही है, बट जब आपने सोचा है कि IVF से कंसीव करना है तो तब इतना नहीं आता, बट वंस यू हैव द बेबी इन हैंड, एक IVF कंसीव्ड बेबी और एक नॉर्मली कंसीव्ड बेबी में क्या फ़र्क होता है? इन दोनों में कोई फर्क नहीं. कोई फ़र्क नहीं. इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मिथ्स अराउंड IVF या नॉर्मल बॉर्न बेबी आर एग्जैक्टली द सेम. देखिए इसमें फ़र्क ये है हाउ यू कंसीव्ड, बट एक बार वो कंसीविंग हो गई तो उन दोनों बच्चों में कोई फ़र्क नहीं है. बट IVF के साथ एक और है कि जनरली ट्विंस या ट्रिपलेट्स हो जाते हैं. देखिए दैट डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी एम्ब्रियोज यू आर गेटिंग ट्रांसफर्ड. अभी जैसे जो मॉडर्न प्रैक्टिस उसका जा reason रही है. है, हाँ. जो मॉडर्न प्रैक्टिस जा रही है इट इज़ गोइंग अराउंड सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर, कि हम एक ही एम्ब्रियो डालते हैं. अगर एक बच्चा डाला है तो एक ही प्रेगनेंसी होगी. अगर आप ट्विंस डलवा रहे हैं तो देन देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ना कि आप ट्विंस कैरी करोगे. वो ट्विंस जनरली आप इसलिए करते हो चलो एटलीस्ट एक तो कंसीव हो जी, जाएगा, जी. और कई उसमें बार success rate थोड़ा- गॉड इज काइंड एंड दोनों ही Yeah, कंसीव हो जी, जाते हैं. जी, बिल्कुल. ओह दैट इज वन ऑफ द रीजंस, क्योंकि हम ये सुनते थे कि IVF था तो इसलिए जुड़वा बच्चे हो गए, बट देयर इज अ रीजन नहीं, बिकॉज आपने अभी मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो अभी बहुत शिफ्ट हो रहा है इंडिया में भी कल्चर कि हम एक ही एम्ब्रियो डालते हैं. एंड देयर इज नो डिफरेंस. बच्चे का कोई प्रीनेटल या पोस्टनेटल केयर इज द सेम. प्रीनेटल जी, बिल्कुल बिल्कुल प्रीनेटल इज आल्सो द सेम. बिल्कुल. और मदर के हेल्थ पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा नहीं. सब- एज सच IVF से कोई इफेक्ट नहीं आता. एंड गेनिंग वेट? देखिए अगर ना आपको मल्टीपल साइकिल्स ऑफ IVF में जाना पड़ रहा है, बिकॉज देखिए यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इन IVF वी आर गिविंग यू हार्मोनल शॉट्स Right. विच आर गिवन फॉर 10 to 12 days. तो अगर आप सिंगल अटेम्प्ट में प्रेग्नेंट हो रहे हैं तो आई डोंट थिंक वेट गेन इज अ प्रॉब्लम. बट हाँ अगर आपको वही हार्मोन्स फॉर 2 cycles 3 cycles लेने पड़ रहे हैं तो वहाँ थोड़ा बहुत वेट पुट ऑन होता है बिकॉज ऑफ हार्मोन्स. एंड वंस यू कंसीव, गॉड इज काइंड एंड यू हैव कंसीव, तो क्या कुछ एक्स्ट्रा केयर लेनी पड़ती है? आई मीन डू यू रेकमेंड स्पेशल सप्लीमेंट्स? और उसके बाद वंस यू हैव कंसीव देन बिल्कुल जैसे एक नॉर्मल डिलीवरी में होता है वही सारा प्रोसेस है कि IVF की डिलीवरी भी अलग होती है? इसमें अगर आप मुझे पूछो तो ऐसा है कि एज पर से IVF के अकॉर्डिंग वी डोंट डिसाइड द मोड ऑफ डिलीवरी, बट बिकॉज पेशेंट जो IVF में जाते हैं वो खुद इतना इमोशनल एंड मेंटल ट्रॉमा ले चुके होते हैं, दे
tend to choose a cesarean section because that is considered a safer mode of delivery कि बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. राइट. एंड अदरवाइज ऑल्सो I'm asking कि वो जो आपका पूरा प्रोसेस होता है 9 मंथ्स का, उसमें कुछ अलग से हिदायतें हैं, अलग से प्रिकॉशंस हैं, या जैसे एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में होता है वैसा होना चाहिए? प्रिकॉशंस बिल्कुल सेम है. Same आप है. देखिए एक नॉर्मल प्रेग्नेंट फीमेल को भी बोलेंगे कि आपको भारी काम नहीं करना है Right, इन द right. फर्स्ट 3 Yeah, मंथ्स. yeah, yeah. यू विल टेल हर कि आपको स्टेयर्स कम क्लाइंब करनी है. तो प्रिकॉशंस बिल्कुल सेम है. मेडिसिन की आप बात करें तो आईवीएफ प्रेगनेंसी में जब तक बच्चे की हार्ट बीट नहीं आ जाती है, या टू से फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स थोड़ी एक्स्ट्रा मेडिसिन देनी पड़ती है. आफ्टर दैट इट इज जस्ट लाइक द नॉर्मल प्रेगनेंसी. या यू कैन ट्रैवल ऑल्सो. Yeah, अगर आपका yes, आईवीएफ yes, ट्रीटमेंट yes. चल रहा है एंड यू हैव कंसीव, सो यू कैन ट्रैवल. जी, ऐसा जी. नहीं है कि आपका बेड रेस्ट है, वो तो आपने बताया ही था जी. कि बेड रेस्ट पहले लगता था ठीक है, बट अब नहीं. आई थिंक यू शुड बी एक्टिव. ओ दैट्स वंडरफुल. अब आई थिंक ये तो मेरा ओपिनियन था जो मुझे लगा एज अ लेमैन और यू नो एज रिप्रेजेंटिंग द पेशेंट्स हियर वर माय क्वेश्चंस. आपको क्या लगता है कि जब आपके पास कोई पेशेंट आता है, या आपका जो भी आज तक का आपका एक्सपीरियंस रहा है, ऐसी कौन सी धारणा है जो आपको लगता है लोगों को बिल्कुल बदलनी चाहिए आईवीएफ को लेकर? देखिए आईवीएफ में ना लोगों को लगता है कि मिक्सिंग बहुत होती है. वही जो आपने बोला, एक ये भी डर बैठा हुआ है कि हमने तो बोला था कि हमारा बायोलॉजिकल बच्चा होना चाहिए, बट मिक्सिंग हो गया. मिक्सिंग मतलब? मिक्सिंग मतलब हमने डोनर ले लिया. जैसे अभी आपने एक रीसेंट केस सुना होगा कि है ना कि पेशेंट बोल रहे हैं कि उनका डोनर यूज़ किया गया है वाइल दे हैव कंसेंटेड फॉर सेल्फ गैमीट्स. तो उसमें ये है कि ऐसा नहीं होता है. आपको बताया जाता है कि आपके गैमीट्स कहाँ से आ रहे हैं. अगर आपके खुद के एग्स और स्पर्म्स बन रहे हैं तो बेबी आपका ही बायोलॉजिकल चाइल्ड होगा, और जहाँ से भी सोर्स आ रहा है इट इज़ ऑलवेज कम्युनिकेटेड विद पेशेंट. ऑल राइट. और अगर इन केस नहीं कर पाते देन द डॉक्टर्स इन्फॉर्म द पेशेंट्स. बिल्कुल. वो तो कंसेंट से ही होता है. दैट इज़ अ लीगल प्रोसीजर यू आर अंडरगोइंग.